लम्स जनून राइटर है ज़ोया अलीशा। एपिसोड नंबर 46 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। हुमा, हुमा, जिंदा हो? रूम में आ जाओ, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें उठा कर लेकर आऊँ और तुम मलाला की आया के सामने शर्म से लाल हो जाओ। मलाला शाहजेब और हुमा की बेटी का नाम था। शाहजेब ने अपनी बेटी का नाम पठानो वाला रखा था। शाहजेब की भारी आवाज़ फ़ोन पर हुमा की समाज से टकराई थी। आवाज़ से ही अंदाज़ा हो रहा था कि बंदे का मूड बहुत ख़राब है। कराची वापस आकर हुमा ने साथ वाला रूम मलाला के लिए सेट करवा दिया था, क्योंकि शाहजेब जो अपनी बेटी के मामले में बहुत ज़्यादा शर्मीला था और अपने जज्बातों के मामले में बहुत बेबाक, ऐसे में हुमा को ये फैसला लेना पड़ा और साथ में एक बहुत अच्छी तजर्बेकार मेड का भी इंतज़ाम कर लिया गया था। मगर वो गुड़िया को सुलाने के बाद ही अपने रूम में आती थी। सर्दी का मौसम चल रहा था और गुड़िया को हल्का सा जुकाम था, जिसकी वजह से तकरीबन 10 दिन ही होने वाले थे कि हुमा मलाला के रूम में उसे सुलाते सुलाते खुद भी सो जाया करती थी। शाहजेब ने अपनी तरफ से काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हुमा को कुछ नहीं कहा था। अब मलाला काफ़ी बेहतर हो गई थी, मगर आज काफ़ी थकन की वजह से हुमा मलाला को सुलाते सुलाते फिर वहीं सो गई थी। जबकि आज सुबह शाहजेब हॉस्पिटल जाते हुए हुमा को वार्निंग देकर गया था कि वो उसके सफ़र का और इम्तिहान ना ले, टाइम से रूम में आ जाए। हुमा ने कल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी की थी, तो आज वो काफ़ी थकन महसूस करते हुए गुड़िया को सुलाते हुए कब इसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। अब इसकी आंख शाहजेब के फ़ोन पर खुली थी, जो उसने नींद में उठाया। भारी और गुस्से वाली आवाज़ सुनकर हुमा के नींद तो रफू चक्कर हो चुकी थी। जी मैं बस आ रही हूँ, गुड़िया अभी अभी सोई है। हुमा ने नींद से भरी आवाज़ में बमुश्किल शाहजेब से कहा था। नींद से आवाज़ तुम्हारी नहीं निकल रही और गुड़िया अभी अभी सोई है। रोमियो, तुम्हें बताता हूँ कि परफेक्ट झूठ कैसे बोलते हैं। शाहजेब की तैश वाली आवाज़ सुनकर हुमा जल्दी से बेड से उतरकर चप्पलें पहनते हुए रूम से निकल आई। मुंह बंद करो, मैं हूँ। हुमा रूम से बाहर निकली ही थी कि शाहजेब रूम के बाहर ही खड़ा था। हुमा की कलाई को पकड़ते वही दीवार के साथ पिन किया तो हुमा की डर से चीख निकली थी कि शाहजेब ने अपने मजबूत हथेली के मुंह पर रख उसे चुप करवाया। बोला था ना कि टाइम से रूम में आ जाना। तुम इतने दिनों से मेरे सब्र को आजमा रही थी। शाहजेब ने झुककर इसकी गर्दन पर गहरा लम्स छोड़ा था। हुमा जो आधी अधूरी अभी नींद में थी, शाहजेब के सख्त लम्स से सिसक उठी थी। शाहजेब, क्या कर रही? कोई आ जाएगा। अच्छा है, सबको पता चलना चाहिए कि तुम अपने शौहर को कितना तड़पाती हो, जो इस तरह बावला होकर रूम के बाहर रोमांस कर रहा है। सरगोशी करते हुए कान के लो को दांतों तले सख्ती से दबाया। वो मैंने जोर से सिसकी भरी थी, जिसको शाहजेब ने अपने लबों से रोक लिया। इसकी पंखड़ियों को अपनी कैद में किए हुए नमी के कतरों को तेजी से अपने अंदर उंडेल रहा था। एक पल में उसे सांसों के लिए मजबूर कर दिया। लबों पर लफ्जों चुभन और जलन महसूस करते हुए लबों पर लबों की जलन और चुभन महसूस करते हुए हुमा के पूरे वजूद में सनसनी की लहरें दौड़ रही थी। इसकी कमर की दोनों जानिब हाथ रखकर उसे ऊपर की जानिब उठा लिया। इसी पोजीशन में उसे उठाकर रूम में लाया था। गिरने के डर से हुमा ने अपनी दोनों बाजू शाहजेब के गले में डाले हुए थे। दरवाजा बंद करते ही वहीं दरवाजे के साथ ऊपर उठाए हुए शाहजेब उसे पिन कर चुका था। ऊपर उठाने की वजह से हुमा का दिल वाला मकाम शाहजेब के चेहरे के मुकाबिल गया, जिसे देखते ही शाहजेब और महकता चला। शाहजेब, सॉरी, मुझे नहीं पता चला मेरी यहाँ कब लग गई। शाहजेब के इरादे भापते हुए तखत से चोर हुमा ने इल्तिजाई नजरों से देखते हुए कहा, तुम अपनी सॉरी अपने पास रखो, मुझे मेरा काम करने दो। तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मुझसे इतने दिन दूर नहीं रहा जाता, पर तुम मेरा जब्त आजमा कर चेक करती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज तुम अपने पठान का जब्त आजमा चुकी हो। अब मेरी शिद्दतों को चुपचाप बर्दाश्त करो। तुम्हारे मुंह से मैं किसी भी तरह की आवाज़ नहीं सुनना चाहता, सॉरी भी नहीं सुननी मुझे। वो एक ही सांस में बोलता हुआ उसके दिल वाले मकाम पर झुक कर अपने लम्सों की शिद्दत से उसे जलाने लगा था। इतने गहरे लम्स को दिल वाले मकाम पर महसूस करते वो तड़प सी गई थी। उसे ऊपर उठाकर पास पड़े सोफे पर खुद बैठ गया और उसे अपनी थाइस पर बैठा लिया। झटके से उसकी नाइटी के स्ट्रैप को नीचे कर दिया और उसके दिलकश खूबसूरत सरापे पर नजरें गाड़े हुए देख हल्के लबों से मुस्कुराया था। वो शर्म से आंखें बंद किए खुद को उसके सुपुर्द कर चुकी थी। वो अपने तूफानी पठान का गुस्सा वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अब ये गुस्सा शांत करने के लिए इसकी शिद्दतों को सहना लाजिम था। नाइटी के स्ट्रैप उतरते हुए इसका खूबसूरत सरापा शाहजेब की नजरों के सामने था। इसके कांधे पर लबों के लम्स छोड़ते हुए सीधा दिल वाले मकाम पर आ रुका था। वो तड़प रही थी, सिसक रही थी, मगर वो अपनी मन मर्जियां करते हुए तेज सांसों से दिल वाले मकाम पर अपना गुस्सा उतार रहा था। उसे सोफे पर ही डालकर उसके ऊपर झुका उसके जिस्म के रनाइयों को चूमते हुए सिसकियां भरने पर मजबूर कर दिया। बिना मौका दिए इसकी सांसों को तेज कर चुका था। इसकी सख्त शिद्दतों से रूम में हुमा की तेज सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थी। साथ में शाहजेब की तेज सांस से मिलकर एक अलग ही धुन बनाई हुई थी। अहमद भाई, अब समझने की कोशिश करें, आसिम शाह ने समझाने वाले अंदाज में कहा।
आसिम क्या समझने की कोशिश करूं? महरमा भी इतनी छोटी है कि मैं उसे अकेला नहीं संभाल सकता, और अम्मी भी अक्सर बीमार रहती है। इनकी तबीयत नहीं ठीक होती तो ऐसे में मैं महरमा को कैसे संभालूंगा? और मेड के हवाले तो पूरी तरह से मैं नहीं कर सकता अपनी बेटी को। अहमद भाई, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मगर प्लीज आप मेरी मजबूरी को समझें। मुझे अब लाहौर में शिफ्ट होना है। अम्मी जान बहुत जिद कर रही है। इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहने लगा है। अम्मी जान अपने पास बुलाना चाहती है। मैंने अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्द मेरे ट्रांसफर पेपर भी आ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप हमें खुशी खुशी इजाजत दें। आसिम यार, मैं तुम्हें कैसे खुशी खुशी इजाजत दे दूँ? शिफा भाभी की वजह से मैं बेफिक्र रहता हूँ। अब तो तुम मुझे दोनों की आदत हो गई यार। अम्मी के पास भी हर वक्त रौनक लगी रहती। प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग लाहौर से खाला को यहीं बुला लो। हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह भी तो रह सकते हैं। क्या पुराने लोगों वाली सोच रखी हुई है? दामाद और बेटा मेरे लिए खाला बिल्कुल अम्मी की तरह है। आसिम यार प्लीज तुम लोग नहीं जाओ। अहमद आसिम शाह और शिफा के जाने की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गया था। आसिम भाई, अम्मी नहीं मानेगी। एक तो उन्होंने सारी जिंदगी लाहौर में गुजारी है, वो कराची में आकर कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, और दूसरा अब तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। तो ऐसे में अम्मी जान पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकता, और हमारा यहाँ पर रहना अहमद भाई मुस्तकिल कोई हल तो नहीं है। मेरे पास इसका मुस्तकिल हल मौजूद है। बताओ बताओ क्या हल है? अहमद ने इसकी बात बीच में ही काटते हुए तजस्सुस से पूछा। अहमद भाई, आप माहिर से शादी कर लें। अहमद को तो जैसे 100 वाट का झटका लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बच्ची है वो, कोई बच्ची नहीं है। शिफा की हम उम्र है, और मैं भी तो शिफा के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। आसिम ने दलील दी। तुमने शिफा से शादी की क्योंकि तुम शिफा से प्यार करते थे, तुम्हें शिफा पसंद थी, जबकि मेरे साथ ऐसा कोई मर्ज लाहक नहीं हुआ। अहमद शिफा और आसिम शाह के रिश्ते के बीच की सच्चाई बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि शामिर ने सख्ती से मना किया था कि इसकी बीवी की इज्जत के मामले में कोई बात अगर बाहर आई तो वो जान ले लेगा। और आसिम भी बिरहा को महक जितनी इज्जत देता था, तो कैसे अपनी बहन की इज्जत अपने हाथों से उछाल सकता था? इसी सबको यही पता था कि शिफा से आसिम ने लव मैरिज की है। यहाँ तक कि महक और उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है। पहली बात तो ये कि तुम उसे पसंद करते थे, और दूसरी बात ये कि तुम मुझसे छोटे हो, और वो लड़की बामुश्किल 17-18 साल की बच्ची है, और मैं 34-35 साल का मर्द और शादीशुदा एक बच्चे का बाप। ऐसे में तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी शादी इससे करवा दोगे, और मैं तुम लोगों की बातों में आकर मान भी जाऊंगा? डिस्गस्टिंग, बहुत ही घटिया मशवरा था। इसको तुम अपने पास रखो। अहमद वहां से उठकर जाने लगा था। अहमद भाई प्लीज मेरी बात पूरी सुनकर जाए। क्या सुनूं यार? अगर बेतु की बातें करोगे तो मैं क्या सुनूं? वो गुस्से से बोलते हुए अपनी दोनों जेबों में हाथ डाले खड़ा था। आपको इशू किस चीज से? इसकी एज कम है, जब इस लड़की को कोई एतराज नहीं, तो फिर आपको क्यों एतराज है? व्हाट मतलब कि वो लड़की भी जानती है? माशाल्लाह, आप लोगों ने तो सारी प्लानिंग कर रखी। अहमद ने घूर कर आसिम की जानिब देखते हुए कहा। भाई, अगर आपकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमने प्लानिंग कर भी रखी है तो उसमें क्या गलत है? गलत ये है कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं महक की जगह किसी को नहीं दे सकता। मेरा और महक का साथ बेशक बहुत कम था, मगर वो खूबसूरत लम्हे जो मैंने महक के साथ गुजारे, मैं इनके सहारे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में किसी की जगह नहीं। वो दो टोक बोला था। अहमद भाई, खुद गर्ज मत बने। महरमा के बारे में सोचें। उसे एक माँ की ज़रूरत है, और आप महक आपी की आखिरी वादे को मत भूलें। आपने वादा किया था कि आप महरमा के लिए शादी करेंगे। आसिम शाह ने याद दहानी करते हुए सख्त लहजे से कहा था। हाँ, और ये वादा भी तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। अहमद ने भी सख्त लहजे से जवाब देते हुए कहा था। बेटा, जिंदगी यूं यादों के सहारे नहीं गुजारी जाती। जिंदगी में एक हमसफर का होना बहुत जरूरी है। अहमद की माँ जो टीवी लाउंज में दाखिल हुई थी, इनकी बात सुनते ही जवाब देने लगी। अम्मी जान प्लीज, मेरी जिंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल वक्त ही गुजर जाएगा। महरमा के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। बस वो थोड़ी बड़ी हो जाए। अभी वो बहुत छोटी है, तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे इसको संभालूं। मगर मगर ये वक्त गुजर जाएगा। इसके बाद मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख लूंगा। बेटा, ये वक्त नहीं गुजरेगा। महरमा को हमेशा एक माँ की जरूरत होगी, और तुम्हें भी एक अच्छी हमसफर की जरूरत है, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे घर को मोहब्बत से संभाले। तुम बूढ़े नहीं होगे हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी जान के आप सब लोग पहले से फैसला कर चुके हैं, और मुझे सिर्फ आगाह किया जा रहा है? हाँ, हम फैसला कर चुके हैं। तुम्हारी शादी हम करवा के रहेंगे, और माही बहुत अच्छी, नेक और सुलझी हुई बच्ची है। सबसे बढ़कर महरमा से बहुत प्यार करती है। शिफा से कहीं ज्यादा तो माही उसे अपने पास रखती है। बेटा, तुम्हें और क्या चाहिए कि अगर तुम्हारी बेटी को माही की सूरत में एक अच्छी माँ मिल जाए? अहमद की माँ वहीं सोफे पे बैठी तस्बीह हाथ में लिए अपने बेटे को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही थी। अम्मी जान, आपको क्या हो गया है? क्या सोचकर आप सब इस बात के पीछे पड़ गए हैं? वो 17 साल या 18 साल की बच्ची है। उसे खुद अभी किसी बड़े की जरूरत है। वो खुद को नहीं संभाल सकती। घर और महरमा को क्या खाक संभालेगी?
میں نے ہمیشہ اس کو اپنی چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھا اور آپ نے پتہ نہیں دماغ میں کیسے ایسا فطور پال لیا ہے۔ عاصم شاہ کو ماہی سے شادی والی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ماہر جب بھی یہاں آ کے رکتی، احمد پہلی بات تو اس سے کبھی فری ہو کر بات ہی نہیں کرتا تھا، اور جب کبھی مہرمہ کو ملنے روم میں جاتا تو کبھی ماہی سے آمنا سامنا ہو جاتا تو احمد اسے بچوں کی طرح چھوٹی بہن کے جیسے پیش آیا کرتا تھا۔ ایسے میں شادی والی بات سن کر احمد کا پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ بیٹا، لڑکیوں میں بہت صبر ہوتا ہے اور بہت جلد اپنے آپ کو ہر ماحول میں ڈال لیتی ہے، اور ماہی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے ساتھ شادی پہ، بلکہ وہ تو بہت خوش ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہرمہ کا ساتھ مل جائے گا۔ وہ بچی مہرمہ سے بہت اٹیچ ہو چکی ہے۔ میں نے خود ماہی سے بات کی، اسے تمہاری عمر، تمہاری شادی، تمہاری بیٹی، کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے آپ لوگوں کی سوچ پر۔ آپ اس بچی کو اس کے گھر بھیجیں، خواہ مخواہ دوسروں کے بچوں کا برین واش مت کریں، اور مجھے شادی نہیں کرنی، یہ فائنل ہے۔ میری زندگی میں مہک اتنی یادیں ہیں کہ میں ان کے سہارے زندگی گزار لوں گا۔ اگر کوئی میری بیٹی کو پالنے میں میری سپورٹ نہیں کر سکتا تو مت کرے، میں خود سے ہی جیسے بھی ہو ہینڈل کر لوں گا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا ہوا کی تیز رفتاری سے وہاں سے جا چکا تھا۔ عاصم بیٹا، یہ تو نہیں مان رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کی ماں نے افسردہ سا منہ بناتے ہوئے عاصم شاہ سے کہا، آنٹی پریشان نہیں ہو، مجھے پتا ہے ہمارے بھائی کو کون منا سکتا ہے۔ عاصم شاہ نے مسکراتے لبوں سے کہا تو احمد کی ماں حیران سی ہو کر عاصم شاہ کی جانب دیکھنے لگی۔ کون ہے وہ جو احمد کو منا سکتا ہے؟ احمد کی ماں نے تجسس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں، اس سے مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک پاؤں کو ہلاتے ہوئے پورے اعتماد لہجے سے کہا، میرے خیال سے تم رمان کی بات کر رہے ہو۔ آنٹی کی آنکھوں میں بھی چمک سی آ گئی۔ جی بالکل، میں رمان شاہ کی بات کر رہا ہوں، صرف رمان شاہ ہی احمد بھائی کو منا سکتے ہیں۔ عاصم شاہ رمان شاہ احمد الوی اور ڈاکٹر شاہ زیب کی دوستی سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔ رمان شاہ کے فیصلوں پر عاصم شاہ نے اکثر ڈاکٹر شاہ زیب اور احمد الوی کو سر خم کرتے دیکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ڈرتے تھے یا وہ کسی بھی معاملے میں رمان شاہ سے کم تھے، مگر دونوں رمان شاہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اس لیے وہ اس کے فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور رمان شاہ نے ہمیشہ سمجھداری سے اپنے دوستوں کے لیے بہتر سے بہترین کو ترجیح دی۔ ان کی دوستی اتنی مضبوط تھی کہ رمان شاہ کی ضدی طبیعت کے آگے ہمیشہ اپنی ضد چھوڑ دیتے تھے۔ رمان شاہ ان تینوں دوستوں میں غصے کا تیز، ضدی اور اکڑوں مزاج تھا، اس بات سے یہ دونوں واقف تھے، اور جس بات پر اڑ جاتا اسے پوری کیے بنا وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ ان تینوں کی دوستی کی خوبصورتی بھی رمان شاہ تھا، جانتا وہ ان تینوں کی دوستی میں، ایک ایسا بندہ جو اپنے دوستوں کے لیے جان تک دینے کے لیے حاضر رہتا تھا۔ اس لیے عاصم شاہ کو پورا یقین تھا کہ اس کا رمان بھائی احمد کو شادی کے لیے ہر صورت رضامند کر لے گا۔ اس کے ٹینشن زیادہ چہرے پر ایک دم سے اسمائل بکھر گئی تھی۔ ہاں، سچ کہا تم نے عاصم بیٹا، یہ بات تمہارے دماغ میں آئی ہی نہیں کہ رمان شاہ احمد کو منا سکتا ہے۔ آنٹی کے چہرے پہ خوشی بکھر گئی تھی رمان شاہ کا نام سن کر۔ ان کو تو جیسے تسلی ہو گئی تھی کہ اب وہ ہر صورت اپنے بیٹے کی شادی کر سکیں گے۔ بیٹا تم جلدی سے کرو، رمان بیٹا سے بات کرو، اسے کہو کہ وہ احمد کو منائے، جیسے مرضی منائے مگر جلدی منائے۔ میں اپنی زندگی میں احمد کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہوں، اور بیٹا تم پورے دل سے اس میں میری مدد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے، ورنہ آج کل کے وقت میں بہنوں کے بھائی کہاں اتنا بڑا ضرور دکھاتے ہیں۔ تم اپنی بہن کی جگہ کسی اور کو لا کر میرے بیٹے اور اپنی بھانجی کا مستقبل سیکیور کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے۔ وہ عاصم شاہ کو دل سے دعائیں دیتے ہوئے بولی تھی، رمان کو تم آج ہی گھر پر انوائٹ کر لو، نہیں تو جیسے بھی تمہیں مناسب لگے، بس تم اس کو بولو کہ اس کو شادی کے لیے منائے۔ بہت زیادہ بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی جی آنٹی، اب بے فکر ہو جائے، میں یہاں سے جانے سے پہلے احمد بھائی کا گھر سیٹ کروا کر ہی جاؤں گا۔ آنٹی جی، ہماری نیت غلط نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ احمد بھائی کو رمان بھائی منا لیں گے۔ میں تو ابھی اپنی چھوٹی سی بھانجی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور ماہی سے اچھی ماں مہرمہ کو نہیں مل سکتی، اس بات کا مجھے یقین ہے، وہ تسلی بخش انداز سے بول رہا تھا۔ شاہ زیب، آپ بہت ظالم ہیں، اپنے اوپر برجمان ہو کر لیٹے شاہ زیب سے ہما شکوا کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شرٹ لیس ہی ہما پر برجمان ہو کر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے 10 دنوں کی دوری کی سزا اچھی خاصی شدتوں کی صورت میں اسے لوٹائی تھی۔ غلط ڈاکٹر صاحبہ، تم بہت ظالم ہو، تم پر زور دیتے ہوئے اپنی جگہ پر برجمان لیٹے بولا، میں نے آپ پر کیا ظلم کیا ہے؟ شاہ زیب کی کمر پر اپنا ہاتھ محبت سے رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ دل کی ڈاکٹر ہو کر شوہر کے دل سے کھیلتی ہوئی، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ 10 دن تک میں اپنی بیٹی کی خاطر زبردستی صبر کا مظاہرہ کرتا رہا، اس کے بعد بھی تمہیں مجھ سے زیادہ نیند عزیز تھی؟ میں روم میں تمہارے لیے تڑپ رہا تھا، تم خراٹے لے کر ملالہ کے ساتھ سو رہی تھی، اس نے خان کی جان اتنی سزا کی تو تم مستحق تھی۔ ہما کے اچھے خاصے ہوش ٹھکانے کے بعد لگانے کے بعد بھی اس کے لہجے میں خماری باقی تھی۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کی جنبش محسوس کرتے وہ سمجھ چکی تھی کہ خان ابھی تک اپنی ٹون برقرار رکھے ہوئے ہے، ابھی وہ اس کی جان کو اور ہلکان کرے گا۔ سوری، آئندہ میں اپنی نیند پر کنٹرول رکھوں، پلیز آج کے لیے آپ مجھے سونے دیں۔ شاہ زیب، میں نے کل نائٹ ڈیوٹی کی ہے، میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں۔
آकर بھی میں نے ملالہ کے ساتھ کافی ٹائم گزارا ہے. میں سو نہیں سکی تھی. وہ شاہ زیب کے ارادے بھانپتے ہوئے التجائی لہجے میں بولی. ہما سچ میں تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری کسی بھی دلیل سے میں اپنا ارادہ بدل دوں گا؟ شاہ زیب نے اپنا چہرہ اٹھا کر ہما کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے خماردار لہجے میں بولا. ہما نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے ابھی تک خماری کا ایک جہان آباد نظر آ رہا تھا. شاہ زیب پلیز، اس نے منت زدہ لہجے میں. وہ سوائے شاہ زیب کی منت کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ سچ میں بہت تھکن محسوس کر رہی تھی اور نیند نے تو اس کی جان نکال رکھی تھی، مگر کا ظالم پٹھا اپنی محبت کے آگے کسی اور چیز کو رکھتا ہی نہیں تھا. اور آج تو 10 دن کی دوری تھی تو ہما کو خود بھی بچنے کا کوئی مقام نظر نہیں آ رہا تھا. پھر بھی ہمت کر کے اسے سمجھانے کی بیجا کوشش کر رہی تھی. خانم، تم اپنی مسامت اور پلیز کو سنبھال کر رکھو، کسی اور وقت کام آئیں گے. اس وقت نہ تو خان کا ارادہ ہے تمہیں بخشنے کا اور نہ موڈ. اور رہی بات تھکن کی تو مجھے تمہارے وجود سے سکون حاصل کر لینے دو، اس کے بعد جناب کے ہاتھ پاؤں دبا کر تھکن دور کر دوں گا. ہما کی باتوں سے وہ پھر سے بہکتے اس کی گردن پر لپ رکھ کے لمس چھوڑنے لگا تھا. ہما کو اتنا ہلکان کرنے کے بعد بھی خان کے جذباتوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اس طرح سے اسے لمسوں سے جھلساتا اس کی گردن پر گھٹا بن کر چھایا تھا. اس کے وجود کی رانائیوں لبوں سے چومنے لگا تھا. ہما کو تو آج جیسے لگ رہا تھا خان کا غصہ اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا. وہ پچھتا رہی تھی آدھے گھنٹے کے لیے جس میں اس کی آنکھ لگی وہ گہری نیند میں جا کر بھول گئی تھی کہ اسے آج خان نے وارننگ دی تھی. وہ خان ہے اپنی بات سے کبھی نہیں پلٹے گا. جانتی تھی کہ خان صاحب کا غصہ ہے جس کو شدتوں میں ظاہر کر رہا ہے. اس کا سارا دن سوئٹ پر بن کے گھومنے والا ڈاکٹر شاہ زیب رات کو ایک الگ ہی موڈ میں ہوتا. ڈاکٹر شاہ زیب اور اس کے خان میں کوئی مقابلہ نہیں تھا. جہاں ڈاکٹر شاہ زیب انتہائی سلجھی پرسنالٹی کا مالک تھا، وہیں اس کا خان اپنی محبتوں کے معاملے میں سخت جابر ضدی اڑیل تھا. سوائے اپنے جذباتوں پر بے رحم بننے کے شاہ زیب ایک بہت سویٹ ہسبینڈ تھا جو ہما کے ساتھ ہر بات میں کمپرومائز اور محبت سے پیش آتا تھا. وہ اس کو وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ اس کے حوالے ایک بار پھر کر چکی تھی. شاہ زیب خان اپنی محبت کو لو میں بہکتا اس کی نازک مقبولی پنکھڑے پر جھکا ان کو قید میں لی ہوئی ان کی سانسوں کو بے صبری سے پی رہا تھا. سانسوں کو بے صبری سے پیتے ہوئے ایک دم سے رکا اور سر اوپر اٹھا کر لبوں کو پنکھڑی سے الگ کر لی. ہما نے تجسس سے شاہ زیب کی جانب دیکھا کیونکہ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا. ہما کو ایک پل میں ہی سمجھ آ گئی کہ اسے کیا ہوا ہے. ہما تھکن سے بے حال تھی تو اس نے ہاتھ اسٹریٹ بند پر ہی رکھے ہوئے تھے بیڈ پر ہی رکھے ہوئے تھے. سمپل اور آسان لفظوں میں کہ شاہ زیب کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے پا رہے تھے اور شاہ زیب کوئی بات زہر لگتی تھی. اس سے پہلے کہ خان کا غصہ سر چڑھ کر بولتا، ہما نے جلدی سے اپنے ہاتھ میٹرس سے اٹھائے اور شاہ زیب کی کمر پر سختی سے رکھتے ہوئے شاہ زیب کو اپنے اوپر جھکا لیا. شاہ زیب پلیز اس بات پر اپنا موڈ آف مت کرنا. ہما نے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے جلدی سے کہا. ہما تو میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو. اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو جس سے میں تمہاری جان کو اور مشکل میں ڈالوں. وہ لفظوں کی سختی میں بولا تھا. خان بات پر مت اڑ جایا کرے، غلطی ہو گئی. اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے وہ اپنے خان کے قہر سے بچنے کے لیے ہما نے اپنی پنکھڑیوں کو اس کی گردن پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے لمسوں کا سہارا لیتی اسے پرسکون کیا. ہما کی پنکھڑیوں کے لمس ڈاکٹر صاحب پھر سے بہکنے لگے تھے. ہما کی پنکھڑیوں کے لمس پاتے ہی شاہ زیب کے سخت الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے. وہ بے اختیار سا ہوتا واپس اس پر جھکنے لگا. ایک بار پھر اس کی سانسوں کو تنگ کے اپنی محبتوں کی آندھی میں اسے بے حال برپا رکھا ہوا تھا. تگن کے باوجود خان صاحب کی محبت میں پورا ساتھ دیتے ہوئے ڈاکٹر ہما شاہ زیب خان کی ایک اور خوبصورت رات گزرتی جا رہی تھی. فجر کے اذانوں میں کچھ ٹائم باقی تھا جب خان صاحب نے اس کی جان کو خلاصی کرتے ہوئے اسے آزادی بخشی. ہما کو بہت نیند آ رہی تھی مگر فجر کی نماز کا اذان نہ ہو جائے اسی ڈر سے وہ سوئی نہیں تھی. پلیز، اب فجر کی اذانیں ہونے والی ہے، اگر آپ کا موڈ خراب نہ ہو تو میں جا کر فریش ہو جاؤں، مجھے نماز پڑھنی ہے. اس کے مضبوط سینے پر لیٹی ہاتھ اس کے مضبوط سینے پر رب کرتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے. شاہ زیب نیند میں جانے لگا تھا. اس کا خطاب بھی ہما کی کمر کے گرد سختی سے حصار بنائے ہوئے تھا. شاہ زیب، اب آپ سونے کی کوشش مت کرنا، قسم سے میں آپ کی جان لے لوں گی. جب میں ڈبل ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی ٹرپل ڈیوٹی کر رہی ہوں تو آپ بھی سو نہیں سکتے تھے. ہما نے جو کر شاہ زیب کے لبوں پر دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا. میری جنگلی ڈاکٹر، شرم کرو، شوہر کو نیند آ رہی، خلل مت ڈالو. وہ مذاق کرتے ہوئے بولا تھا. اور جو شوہر نے ساری رات میری نیند غارت کر رکھی تھی، اس کا کیا ہو؟ اس کا کیا؟ وہ بھی اب ضدی بنے. اسے جگہ بجگہ دانتوں سے چبھن دے رہی تھی. آپ نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ناخنوں سے خرونچے مارتے اسے جگا رہی تھی. ہما کی بچی، سدھر جاؤ، میرا موڈ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. وہ آہ کی آواز نکالتے بمشکل بولا. اب آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ انگوٹھا دکھاتے ہوئے چڑھا رہی تھی. فجر کی اذانیں ہونے والی ہیں، اٹھ کر نماز پڑھیں. مجھے ملالہ کے پاس جانا ہے. باپ بیٹی نے مل کر میری جان ہلکان کر رکھی. راتوں کو باپ سونے نہیں دیتا، دن کو بیٹی سونے نہیں دیتی. ساتھ میں ہاسپٹل جا کے ڈیوٹی کر ایک ہی بار میں کافی سارے شکوے کرتے ہوئے بولی تھی. ہاں تو ریزائن کر دو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. کیوں اپنی جان کو ہلکان کرتی ہو؟ گھر پر رہ کر آرام سے ملالہ اور اپنے اس پاگل پٹھان کو سنبھالو.
शाहजेब कसम से आप अपने जज्बातों के मामले में कितने खुद गर्ज हैं। कहाँ तो आप सारा दिन ये बयान बांटते हैं कि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि खुद से पहले मरीजों को देखे और नसीहत करते हैं कि अचानक से रिजाइन कर देना, जॉब छोड़ देना कोई अच्छी चीज नहीं है। कितने सालों में एक बेहतरीन डॉक्टर तैयार होता है, मरीज का फैमिली से ज्यादा डॉक्टर पर हक होता है, वगैरह वगैरह। शाहजेब को देख नफी में सर हिलाते हुए बोल रही थी और कहा आपने इतनी आसानी से मुझे ये कहता है कि मैं रिजाइन दे दूं। वो हैरान थे शाहजेब की बात पर। हाँ तो मैं ये सब तुम्हारे लिए कह सकता हूँ, पर तुम ये अपने डबल ड्यूटी वाले दुखड़े मुझे मत सुनाया करो। जब मैं डबल ड्यूटी करके आता हूँ तो मैं भी तो तब ऐसा ही होता हूँ जैसा तुम्हारी डबल ड्यूटी के बाद होता हूँ। मैंने कभी आके तुम्हें ये कहा कि आज मेरी डबल ड्यूटी थी तो आज मेरा रोमांस का मूड नहीं है, बल्कि डबल ड्यूटी के बाद तो मेरा रोमांस का ज्यादा मूड होता है। वो डीठ बना हंस रहा था, दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए लेटा था। आपका कुछ नहीं हो सकता मेरे सेल्फिश खान, मैं कभी नहीं जीत सकती, ये मैं कैसे भूल गई। वो सीने पर हाथ दबाव डालते बेड से उठकर खड़ी हो गई, खुद को बेड चादर में लपेटे हुए कवर करके शाहजेब की गहरी नजरों से बचाकर वॉशरूम में जा रही थी, क्योंकि फजर की अजानें हो चुकी थी और इस वक्त तक तो खान इससे चाह कर भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो खुद भी नमाजों का बहुत पाबंद था। खुद भी अभी तक जाग रहा था ताकि वो भी नमाज अदा कर सके। इसके बाद चंद घंटों की नींद ले ऐसे दिमाग में सोचा, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सो सका था और अब सुबह इसने हॉस्पिटल जाकर ड्यूटी देनी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौजन की आवाज पर शाहजेब बेड पर अजान के एहतराम में उठकर बैठ गया, जबकि हुमा वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगी। शाहजेब ने पास पड़ा अपना फोन उठाकर यूं ही सरसरी ऑन करके देखा तो व्हाट्सएप पर रुमान शाह का वॉइस मैसेज आया था, जिसे प्ले करके इसने सुना, जिसमें ये पैगाम था कि सुबह 2 बजे वो उसके घर पहुंचे। आगे पीछे कुछ नहीं कहा था और रुमान शाह के मैसेज ऐसे होते थे जिनके आगे पीछे कोई बात नहीं होती, बस एक पैगाम जारी कर दिया गया था कि सुबह वो तीनों उसके घर पर इकट्ठे होंगे। अब तो शाहजेब को हर सूरत सुबह वहां पहुंचना था। साला सुधरेगा नहीं, जब जी चाहता है हुक्म सादर कर देता है। वो ओके का मैसेज छोड़कर फोन बंद करके रखते हुए मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब और रहमान एक साथ रुमान शाह पर लपकते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसे हो कमीनों, कितने दिन हो गए तुम लोगों की मनहूस शक्लें देखे हुए। रुमान शाह अहमद और शाहजेब के गले मिलते हुए बोला, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान, घर में कैदी तुम बने हुए और इल्जाम हम पर दे रहे हो। अच्छा कानून है तुम्हारा। शाहजेब ने सोफे पर बैठते हुए पहला तीर रुमान शाह की जानिब छोड़ा था। रुमान शाह, तुम बाप के बनने वाले हो यार, तुम तो घर के कैदी होकर रह गए हो। शाहजेब ने हंसते रुमान शाह पर तीसरा निशाना कसा, जबकि रुमान शाह इसके सामने वाले सोफे पर टांग रखकर व्हाइट कॉटन के सूट में मलबूस दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा था। साइड वाले सोफे पर अहमद और आसिम बैठे हुए थे, जबकि रुमान शाह बिल्कुल उसके सामने वाले सोफे पर बैठा था। बीच टेबल पर खाने के सब लवाजमात रखे हुए थे, चाय के साथ स्नैक्स और बिस्किट वगैरह। खां थोड़ी ठंड रखो, तुम्हें सारे जवाब देता, पहले जरा तुम चाय पी लो, तुम्हारी जबान को जो बेसुकूनी हो रही है इसको चाय से साफ कर लो, रुमान शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। और आसिम, तुम कैसे हो, जॉब कैसी चल रही? रुमान शाह ने आसिम से मुतवज्जो होकर पूछा था, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद आसिम से भी इसकी मुलाकात हुई। जी भाई, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल फिट हूँ और जॉब भी बहुत अच्छी जा रही है। वेरी गुड, रुमान शाह ने आसिम से कहा। हमारी छोड़ो, तुम भाभी के बारे में बताओ, भाभी कैसी है? शाहजेब ने पूछा था। अल्लाह, हाँ अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, डॉक्टर ने इससे बेड रेस्ट का कहा है, इसलिए वो रूम में आराम कर रही है। मीरम का जिस्म बहुत भरा भरा था और पेट भी काफी बढ़ चुका था, तो ऐसे में रुमान शाह को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मीरब इस तरह किसी के सामने आए। रुमान शाह ने आसिम के कहने पर मिलने का प्रोग्राम अपने घर पर रखता, क्योंकि वो मीरब को किसी हालत में भी घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सच में इसने खुद को घर में कैदी बना रखा था, वो कहीं भी तो नहीं जाता था, सारा दिन मीरब के पास ही होता। ऑफिस तक तो इसने घर में सेट कर रखा था, इसलिए वह ज़हनी तौर पर तैयार था कि इसके कमीने दोस्त इस पर ताने ज़रूर कसें। अहमद तो फिलहाल दिमागी तौर पर डिस्टर्ब था, इसलिए इससे कुछ रायत की उम्मीद की जा सकती थी। शाहजेब तो आते ही मुंह फाड़ेगा, इसका अंदाजा था, इसलिए वह खामोशी से उसके तीरों को बर्दाश्त करते हुए हंस रहा था। वैसे भी रुमान शाह इन कमीनों के तानों को बहुत दिनों से मिस कर रहा था। टीवी लाउंज में बैठे हुए आसिम शाह, डॉक्टर शाहजेब खान, अहमद अली और रुमान शाह आपस में बातें कर रहे थे। आज इनके बीच अहमद की शादी वाले मुद्दे पर बहस होनी थी। रुमान शाह ने फोन करके अहमद को अपने घर इनवाइट किया और साथ में शाहजेब को भी आने का इन्फॉर्म कर दिया। आखिर अहमद, रुमान शाह और शाहजेब के अहम फैसलों में तीनों का होना जरूरी था, जबकि आसिम तो सारी बात से वाकिफ पहले ही वाकिफ था। उसे पता था कि वहां जाकर क्या बात होने वाली। हाँ भाई बताओ कैसे हमें यहाँ पर याद किया गया? शाहजेब अपनी आदत से मजबूर होकर पूछ रहा था कि आखिर वो अचानक से इकट्ठे क्यों हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको बड़ी जल्दी है कि मुद्दे की बात पर आया जाए, रुमान शाह ने टांग पटांग रखते हुए दोस्तों वाला तंज मारते हुए कहा। पहले तो तुम अब बताओ, मलाला बेटी कैसी है? ठीक है, रुमान शाह ने अपनी भतीजों के बारे में पूछा था। हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, वो तो घर में रौनक का समा लगाए रखती है। शाहजेब अपनी बेटी का बताते हुए ब्लश किया
اور हमारी भाभी भी ठीक है। जी आपकी भाभी भी बिल्कुल ठीक है, वो भी कितने दिनों से कह रही थी आप लोगों के घर चक्कर लगाने को। मेरा भाभी से मिलना चाहती थी, बस मेरा ही टाइम नहीं बन रहा था। शाहजेब ने इस्तफसार करते हुए कहा, हाँ जी तुम्हारा टाइम कैसे लग सकता है, जाहिर सी बात है इतने बड़े सर्जन हो तो पूरे पाकिस्तान का ठेका दो। डॉक्टर शाहजेब ने ही ले रखा है तो टाइम कैसे निकल सकता है हम जैसे करीब दोस्तों के लिए। रुमान शाह ने मजाक उड़ाते कहा तो पास बैठे अहमद और आसिम शाह भी कहका लगाकर हंस पड़े थे। रुमान शाह सुधर जाओ, बहुत दिनों के बाद मिले हो, ये तंजों के तीर संभाल कर रखो। शाहजेब ने इनके साथ कहका लगाते हुए हंसते हुए बोला था। टीवी लाउंज में कहकों की फिजा गूंज रही थी। तीनों यार एक साथ इकट्ठे थे तो फिजा में खुशियां कैसे नहीं बिखरती। कमीने तो इतने दिन हो गए हमें मिलने के लिए नहीं आए, खुद तो घर में घुसकर कैदी बना हुआ है। कम से कम हम बाहर जाके अपनी ड्यूटियां तो संभालते हैं। शाहजेब भी अपनी असली दोस्तों वाले टोन में आ गया था। एक बार तुम्हारी भाभी को ठीक होने दो, उसके बाद कहोगे तो तुम्हारे घर पर आकर डेरा लगा लूंगा। रुमान शाह ने सरखम तस्लीम किया था, आपको घर में कैदी हो चुका। हाँ जी अहमद साहब, सुना है कि आप खाला जान का कहना नहीं मान रहे। रुमान शाह ने हमेशा की तरह सीधा मुद्दे की बात की थी। मैंने अम्मी को कौन सी बात नहीं मानी। अहमद को क्लिक तो हो गया था, ये उसे यहाँ पर किस प्लानिंग के तहत बुलवाया गया, मगर फिर भी वो कंफर्म करना चाहता था। सुना है जनाब की शादी के चर्चे चले और नवाब साहब किसी बात पर आ नहीं रहे। माशाल्लाह तो खबर तेज रफ्तार फौजी की स्पीड से तुम तक पहुंच चुकी है। अहमद ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए थी, ऐसा कब से होने लगा है कि हमारे दरमियान बातें छुपाई जाएं। वेट पहले मुझे भी तो बताओ कि क्या बात हो रही है। मैं थोड़ा सा याद दहानी करवा देता हूँ, मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूँ। शाह से अपने रोमांच और अहमद की बात को बीच में काटते हुए कहा था। दोस्त हो तो इसी के लिए तुम्हें यहाँ बात करने से पहले यहाँ बुलवाया गया है, वरना कौन सा आज हमारी काम वाली मासी ने छुट्टी की है जो तुमने हमसे पोची लगवानी है। रमान शाह सुधर जा यार, तू 1 मिनट लगाता है हमारी इज्जत अफजाई करने में। शाहजेब ने हंसते हुए कहा, आप सीधी मुद्दे की बात पर आओ कि मसला क्या है। शाहजेब ने सीरियस होते हुए पूछा था। आसिम शाह तीनों दोस्तों की केमिस्ट्री देखकर मुस्कुरा रहा था। मुद्दे की बात यह है कि जनाब, ये खाला जनाब की शादी करना चाहती है। रुमान शाह यहाँ पर उसकी माँ का तस्करा कर रहा था। अच्छा तो ये बहुत अच्छी बात है। शाहजेब ने रुमान शाह की हाँ में हाँ मिलाते कहा था। अच्छी बात तो तब होती ना जब ये नवाब साहब के भी मिजाज जमीन पर होते। रुमान शाह ने अमर की जानिब देखते हुए कहा, देखो रुमान, मैं शादी नहीं करूंगा चाहे जो भी हो जाए। अहमद ने बीच में ही बात काटते अपना फैसला सुनाया था। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो पर घूंस से मारने के बाद भी तुम्हें मानना पड़ेगा। रुमान शाह ने हमेशा वही दोस्तों वाला हक जमाते हुए दोस्त जमाए। यार मुझे शादी नहीं करनी, तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। अहमद को गुस्सा आने लगा था। यार शादी क्यों नहीं करनी, महरमा को जरूरत है एक माँ की, तो क्यों तुम इसे माँ की मोहब्बत से महरूम रखना चाहते हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने एक अच्छा हम सफर घर बैठे दिखा दिया है। रुमान शाह सख्ती से बोला था, तुम पहले इस बच्ची से आकर मिलना। 17 साल की बच्ची है वो, जिससे ये मेरा रिश्ता करके शादी करवाना चाहते हैं। इनके दिमाग खराब हो चुके हैं। अहमद का इशारा आसिम शाह की जानिब था। अब तो अहमद अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तो कहाँ लिखा है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी नहीं हो सकती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी उम्र 9 साल थी, तो हमारे नबी ने इनसे निकाह करके ये साबित किया कि छोटी उम्र वाली लड़की से निकाह किया जा सकता है। अब इस दलील को एक साइड पर रख दो और वैसे भी इनकी नज़र दौड़ाओ, हम सब की बीवियां हमसे छोटी है। मेरे और मीरब की एज में 10 साल का डिफरेंस है। मिरहा और शाहमीर की एज में 12 साल का फर्क है। आसिम, तुम्हारा और शिफा का कितना डिफरेंस है। आसिम शाह से तस्दीक करते हुए पूछा। भाई 10 साल का फर्क है। आसिम शाह ने खुले दिल से तस्दीक करते हुए कहा, जबकि अहमद ने आसिम की जानिब घूर कर देखा। गुड, शिफा भी 10 साल छोटी है। इस बेचारे को बाद में घूर लेना। मुझे बताओ कि माही तुमसे कितनी छोटी है। रुमान शाह ने अमर को गिरते हुए देख लिया, घूरते हुए देख लिया। बोलो भी कितनी छोटी है। रुमान शाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए, यही 10-12 साल। अहमद ने गुस्से से लाल चेहरे से जवाब दिया, तो ऐसी कौन सी अनोखी चीज हो गई जो हमारी शादियां कामयाब नहीं चल रही। मैं और मीरब खुश हैं, शामिर और मिरहा खुश हैं, आसिम और शिफा खुश हैं, तो फिर तुम दोनों की शादी क्यों नहीं हो सकती। रुमान शाह ने एक मुद्दा सुलझा दिया था। मुझे फिर भी शादी नहीं करनी, बात खत्म। अहमद ने दो टोक अंदाज से कहा था। शादी तो काकी तुझे करनी पड़ेगी, हम तुझसे पूछ नहीं रहे तो हम तो तुझे बता रहे हैं, और परसों हम लोग रिश्ता लेकर जा रहे हैं, माही के घर, ये कन्फर्म है। रुमान शाह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ, रिश्ता लेकर जाओ और शादी करवा दो जल्दी से मेरी, क्योंकि हमेशा तो फैसले रुमान शाह के चलते हैं। मैं और शाह सेब तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारे तो खुद की कोई दिमाग नहीं, हमेशा वही होता है जो तुम चाहते हो। तुम्हारी मर्जी थी तो तुमने मुझे हरीशा से मिलने तक नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं थी। तुम्हारी मर्जी थी तो मुझे जबरदस्ती उठाकर हॉस्पिटल में बेड पर डलवा दिया, मेरे इर्द गिर्द पहरे लगा दी ताकि मैं कहीं आ जा ना सकूं। जब तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो मैंने कितनी मिन्नतें की, मगर तुमने महक के हवाले से मुझे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा।
और जब तुम्हारी मर्जी हुई अचानक से मेरी शादी, तो 2 दिन में फिक्स करवा कर रुखसती करवा दी, और अब भी करवा दो तुम मेरी दूसरी शादी, तीसरी चौथी भी करवा दो, तुम्हें कौन रोक सकता है। वो गुस्से में बोलता चला गया। हो गया तुम्हारा सारा ड्रामा खत्म। इसके सारे गुस्से को रुमान शाह ने हवा में उड़ाते हुए कहा, अब अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अपने मुंह से बको कि हम परसों रिश्ता ले जा सकते हैं। रुमान शाह ने हंसते हुए कहा था, तो मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रुमान। थोड़ी देर के लिए खुद को मेरी जगह पर रखो। खुदा न खास्ता अगर मीरा भाभी को कुछ हो जाए तो क्या तुम? अहमद अलवी जबान संभाल कर बात करो। रुमान शाह इसकी बात को बीच में काटते हुए चील की तरह उड़कर उसके गिरबान तक पहुंच गया। सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। अहमद को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि इसने रुमान शाह से क्या कहा। शाहजेब और आसिम परेशान हो गए थे। एकदम से माहौल को बदलता दे यार, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा था। अहमद ने रुमान शाह के गुस्से को समझते हुए कहा, तुम्हें मिसाल देने के लिए मीरब मिली थी, तो मेरी जान पर भी कोई बात कर सकते थे। अहमद, मुझे कोई तकलीफ ना होती, तुमने कैसे इतनी आसानी से मीरब के लिए अल्फाज बोल दिए। वो लाल आंखों से अहमद को घूरते हुए देख रहा था, जबकि शाहजेब और आसिम रुमान शाह को पीछे करके माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। रुमान शाह से अपना गुस्सा जब्त नहीं हो रहा था, और वो थोड़ा सा दूर जाके दीवार की जानिब मुंह करके कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा था। चल रुमान यार, ठंड रख। वो भी जहनी तौर पर बहुत परेशान था, इसलिए इसने कह दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो भी कभी तुम्हारी दुखती रग पे हाथ नहीं रख सकता। मेरा भाभी तुम्हारे लिए क्या है, ये हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके कांधे पर शाहजेब ने जाकर हाथ रखते कहा था, सॉरी यार, शायद मैं भी ज्यादा रिएक्ट कर गया। रोमान शाह ने पीछे पलट कर अहमद की जानिब देखते हुए कहा, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए बैठा था, या जब से महक के साथ वो हादसा पेश आया, मैं तुम लोगों से बयान नहीं कर सकता मैं खुद जहनी तौर पर कितना डरा हुआ हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। अहमद, मैं ये नहीं कहता यार कि तुम महक से प्यार नहीं करते थे, या तुम पर जो गुजरी वो मैं महसूस नहीं कर सकता, मगर यार तुम बहुत बहादुर हो। खुदा की कसम, अगर मीरा को कुछ हुआ तो रोमान शाह भी खत्म। रोमान शाह जीते जी मर जाएगा। मैं कभी खुद को संभाल नहीं सकता। बोलते हुए रुमान शाह की आंखें नम हो गई थी। वो अमर के पास बैठते हुए उसके गिरेबान पकड़कर चिल्लाने पर शर्मिंदा था, नहीं रुमान, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने गलत कहा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मैंने मीरा भाभी के लिए जो कहा वो अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, मुझे अंदाजा है। रुमान शाह के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए तसल्ली दी, यही तो इन तीनों की दोस्ती के खूबसूरत रंग थे। ये एक पल में ही दूर होते तो अगले ही पल इनसे दुगना करीब आ जाते थे। चलो, अब तुम लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर बताओ, परसों रिश्ता लेकर चलना है? शाह से अपने बात कर बदलते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, वो तो डन है कि हम परसों जा रहे हैं, इसके लिए रिश्ता ले लें। रुमान शाह ने फैसला कुन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अहमद ने घूर के शाहजेब और रुमान शाह की जानिब देख, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं, और हमें जरूरत भी नहीं कि तुम हमें अपना फैसला सुना। हमें हमारी भाभी चुनने का पूरा हक है। तुम खुद देखभाल कर महरमा बच्ची के लिए माँ लेकर आएंगे। शाहजेब ने रुमान शाह की बात पर इसके फैसले में हामी भरते कहा, जब बगैरतों ने मेरी कोई बात सुननी ही नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने का कोई फायदा नहीं। जो दिल में आता है करो। अब तो अपने दान बंद रखा। आसिम शाह ये सारा फतूर तेरा फैलाए हुए। इसने अम्मी को भी पट्टी पढ़ाई, शिफा भाभी को भी पट्टियां पढ़ाई, और अब तुम दो कमीने बचे थे, तुम लोगों को भी अपने लपेटे में ले लिया, तो भाड़ में जाओ, जो करना है करो। अहमद ने गुस्से से कहा था, मगर सब मुतमईन और खुश हो गए थे कि अहमद ने इनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। मैं इस लड़की से एक बार खुद बात करना चाहता हूँ। घर वापस आते हुए अहमद ने आसिम शाह से कहा, जी बिल्कुल मिले, अगर कहीं तो मैं डेट फिक्स करवा देता हूँ। आसिम शाह ने मजाक करते हुए अहमद की जानिब देखा, कसम से मुझे यकीन नहीं होता कि तुम महक के भाई हो। कोई भाई अपनी बहनोई की शादी करवाने के लिए इतना उतावला कैसे हो सकता है? अहमद ने घूर कर देखते हुए कहा, अहमद भाई, महक आप इस दुनिया से चली गई है, ये मेरे लिए भी कोई छोटा सदमा नहीं, मगर वो अल्लाह ताला की रजा थी। अगर वो मेरी बहन थी तो मैंने आपको भी कभी अपने भाई से कम नहीं समझा। मैं दिल से आपके लिए बहुत खुश हूँ, और मेरी बहन की आखिरी निशानी महरमा को अगर माही जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिल जाए, माँ मिल जाए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होगा। वो महक की बात करते हुए अफसरदा सा हो गया था। ठीक है, तुम एक बार मेरी माही से बात करवाओ, मैं खुद रूबरू मिलकर इसकी राय जानना चाहता हूँ। आसिम ने हाँ में सर को हिलाया और गाड़ी घर की तरफ चल दी। हाँ जी, मेरा बच्चा क्या कर रहा था? रुमान शाह ने रूम के अंदर दाखिल होते मीरब को बड़े प्यार से देखते हुए कहा, जो काफी बेचैन सी होकर अपनी कमर के दोनों जानिब हाथ रखे विंडो मिरर के सामने खड़ी थी। कुछ नहीं करी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। शाह, आपने कितना टाइम लगा दिया, आप कब से गए हुए हैं? मीरब ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए शाह की जानिब देख कर कहा, शाह की जान, शाह की जिंदगी मेरा नाजुक मिजाज बच्चा, तुम्हारे तीनों भाई लोग मेरी जान छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए देर हो गई। रुमान शाह मोहब्बत से बोलते हुए उसके पास आया, इसकी पुश्त पर खड़ा हो गया, अपने मजबूत सीने से इसकी पुश्त लगाए हुए इसके पेट पर नरमी से हाथों को सहलाने लगा। मेरा बक्सर जब बहुत बेचैन होती और दर्द का कहती तो रोमांशा इस तरह प्यार से उसके पेट को सहलाता तो काफी पुरसुकून हो जाती थी। शाह ने आगे की जानिब चेहरा झुकाकर इसके गाल को चूमते हुए मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा, मेरी जान नाराज है मुझसे? मीरब का जवाब न पाकर शाह ने दूसरी गाल पर भी लम्स छोड़ते हुए पूछा था,
शाह नाराज नहीं हूँ, मुझे पेन हो रहा है। अपने पेट पर बंधे हुए शाह के हाथों पर हाथ रखते बोली। इसका दर्द इसके चेहरे पर जाहिर हो रहा था। मीरब अक्सर इस दर्द में मुब्तला रहने लगी थी। रोमांचा इस बारे में डॉक्टर से भी डिस्कस कर चुका था, मगर डॉक्टर ने कहा कि वो किस तरह की पेन किलर मीरब को नहीं दे सकती, क्योंकि मीरब का केस पहले ही बहुत ज़्यादा पेचीदा है। बस ये 9 महीने रोमान शाह को अपने प्यार और मोहब्बत से मीरब को बहलाते हुए गुजारने थे। मीरब को जब भी दर्द होता तो रोमान शाह इसका इलाज अपनी मोहब्बत से ही करता। मेरे बच्चे ने कुछ खाना है? नहीं। शाह आपको समझ नहीं आती, मैं कह रही हूँ मुझे पेन हो रहा है। वो दर्द की वजह से चिड़चिड़ी सी होने लगी थी। इसकी आंखों में आंसू थे। इसकी भीगी पलकें देखकर रोमान शाह का दिल जैसे किसी दर्द ने जोर से जकड़ लिया हो। मीरब के दर्द को वो खुद पर महसूस करता था। शाह की जान अभी थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। तुम अपना ध्यान मेरी तरफ करो। इसके भरे भरे वजूद को अपनी बाहों में भरकर बेड पर ले आया। वो बेड ग्राउंड से सर लगाकर एक टांग को फोल्ड के एक को लंबा करके बैठ गया था। मीरब को अपनी टांगों के दरमियान बिठाकर इसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। मीरब इस पोजीशन में काफी पुरसुकून हो जाती थी। इसके पेट से शर्ट को हटाते नरमी से अपने हाथ इसके पेट पर रब करने लगा, गर्दन पर अपने लप रख कर चूमते हुए मोहब्बत भरे छोटे छोटे लम्स देकर उसे पुरसुकून कर रहा था। शाह के लम्स से उसकी सांसें तेज होने लगी थी। रुमान शाह ने इसके हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाते हुए चूम लिया। शाह आप जब ऐसे करते हैं मेरा दर्द गायब होने लगता है। मीरब ने सच्चाई ईमानदारी से शाह की मोहब्बत में पिघलते हुए सर इधर उधर करते कहा था। मीरब ने मोहब्बत से शाह के हाथ को पकड़कर अपने लबों से लगाकर चूम लिया। जब मेरी जान ऐसे मोहब्बत भरा जवाब देती है तो शाह का दर्द भी दूर होने लगता है। शाह ने मोहब्बत से अपने हाथ पर मीरब के लम्स को इशारा करते हुए कहा, शाह आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? उलाट जताते हुए बोली थी। क्यों शाह की जान, कोई शक है मेरे प्यार पर? इसके गालों से अपने गाल लगाते हुए आंखें बंद किए हुए था। शाह अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा अल्लाह का वास्ता, मीरब अल्लाह का वास्ता ऐसी कोई बात न करना जिससे मेरा दिल बंद हो जाए। मीरब की बात को हलक में रोकने के लिए शाह इसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रख चुका था। तुम क्यों सुनना चाहती हो इस सवाल का जवाब? बोलो क्या सुनना चाहती हो? आज सुनो, रोमान शाह मर जाएगा। मरने का मतलब सिर्फ सांसों का टूटना नहीं होता, मैं जीते जी मर जाऊंगा। सांसें तो लूंगा मगर जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा खुदा गवाह है कि इस वक्त भी खुदा को मेरी औलाद और हवा तुम्हारे बीच में किसी एक चीज को मेरे नसीब में लिखना है तो मीरब मैं आमीन करता हूँ इस बात पर कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा भी छोटी सी बात नहीं है जिसका जवाब तुम मुझसे मांगती हो। तुम्हारे लफ्ज मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभते हैं, मेरे दिल को आरे की तरह काटते हैं। मेरा आज के बाद ये सवाल मत पूछना। मेरा खुद के लिए खुद दुआ करो कि तुम्हें कुछ ना हो। अगर नहीं कर सकती तो फिर ये दुआ करो कि खुदा तुम्हारी सांसों के साथ मेरी सांसों को भी तोड़ दे। शाह के लहजे में इस कदर दर्द था कि वो बोलते हुए मीरब को खुद का दिल रुकते हुए महसूस हुआ था। ये सच था कि मीरब अक्सर इस तरह के जुमले बोलती थी। शाह उसे हमेशा रोक दिया करता था, मगर आज रुमान शाह का दिल जैसे भर गया था। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे, रुमान शाह की जान सूली पर लटकी हुई थी। सॉरी शाह, मैं आइंदा नहीं कहूंगी। मीरब ने अपना चेहरा पीछे की जानिब घुमाते शाह के गाल पर अपने लब रखे थे। मीरब के लबों की जंबे से शाह आंखें बंद करके गहरी सांस पीछे को खींच कर ले जाते फिजा में छोड़ी। शाह ने अपने दोनों हाथ इसके गिर्द नरमी से लपेटते हुए सार बना रखा था। मीरब सॉरी नहीं चाहिए, वादा चाहिए। मीरब मत की लिया करो मेरा इम्तिहान। तुम्हें मेरी तड़पती हुई मोहब्बत नजर नहीं आती? क्यों? तुम्हें मेरे मुंह से सुनकर अच्छा लगता है कि मैं क्या महसूस करता हूँ? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कैसे महसूस करोगे? शाह अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। वो तड़प कर बोली थी। क्यों? अब तुम्हारी जान निकल गई ये बात सुनकर, और मुझसे इस तरह के जुमले बोल बोल कर तो मेरा दिल जलाती हो। मीरब तुम खुद की जान पर इतना बड़ा खतरा लाकर अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोमान शाह को जिंदगी को यूं डर डर के जिएगा। हर पल मुझे डर लगा रहता है। मुझे रातों को नींद नहीं आती, ऊपर से तुम इस तरह की बातें करके मुझे और अजियत देती हो। शाह सॉरी अब नहीं कहूंगी, आप मुझे डांटे नहीं। शाह की तकलीफ को देखकर मीरब की आंखों में आंसू आने लगे। गुड, वेरी गुड। अब तुम रोकर मेरी और जान निकालो। तुम क्या चाहती हो? शाह की जान आज ही बता दो। मीरब, रोमान शाह की एक जान है, कितनी बार लेना चाहती हो? तुम्हारे इश्क ने मुझे कसम से निकम्मा कर दिया है। रोमान शाह किसी काम का नहीं रहा, तुम्हारे बिना मुझे सांस नहीं आती। जिंदगी में उन्हें क्या खाक जीनी है? मीरब के आंसुओं को प्यार से बारी बारी आंखों पर लप रख कर चूमते हुए कहा, रोमान शाह को तुम्हारे आंसू तक गवारा नहीं कि वो तुम्हारी गालों पर फिसल कर अजियत का बाइस बने। तुम्हें चाहते हैं ऐसे? मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। रोमान शाह ने इसके कान की लो को चूमते हुए सरगोशी की। मेरा मेरा भी आपको ऐसे ही चाहती है। शाह जैसे मरने वाला जिंदगी चाहता। मीरब को तो पूरी दुनिया ही भूल गई है शाह, जब से आप मुझे मिले हैं। शाह की मोहब्बत की गर्मी में पिघलते हुए पुरसुकून होने लगी। इसका दर्द भी कहीं गायब होने लगा था। वो शाह के सीने पर अपने पुष्ट रखे हुए पुरसुकून आंखें बंद किए लेटी थी। शाह के सीने पर सर रखे कब वो नींद की आगोश में चली गई उसे खुद भी नहीं पता था। शाह इसका मुहाफिज बना पूरी तहफ्फुज के साथ इसके गिर्द अपनी बाहों का हसार बनाए हुए था। खुद इतनी इनकम्फर्टेबल पोजीशन में बैठा था कि इसकी कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। मगर मजाल है जो रोमान शाह अपनी जगह से
हाफ इंच भी हिलाओ, सिर्फ इस डर से कि कहीं इसकी जान की आंख न खुल जाए और उसे दोबारा इस दर्द को महसूस न करे। इसकी टांगों के दरमियान अपनी टांगें लंबी किए हुए पुरसुकून से लेटी थी। वो अपना सर शाह की गर्दन के पास रखी हुई थी। शाह भी इसी पोजीशन में बैठ ग्राउंड से टेक लगा हुए आंखें बंद की गहरी नींद में जाता गया। अनोखी थी रोमांशा और मीरब की मोहब्बत, अनोखी थी दास्तान रोमांशा। ऐसी लाजवाल मोहब्बत जो किसी ने नहीं कभी ना देखी ना सुनी, ऐसी मोहब्बत जो अपनी औलाद पर अपनी बीवी को फाके दे रहा था, एक ऐसी मोहब्बत जो खुद पर तकलीफ बर्दाश्त करके अपने हम सफ़र को पुरसुकून कर रहा था, एक ऐसी दास्तान जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत, एक ऐसा इश्क जिसे अपने महबूब के सिवा पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता था, एक ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर जो एक जिंदा मिसाल था, एक ऐसा अकड़ू मकरूर शहजादा जिसे लोग देखकर रश करते थे। वो अपनी बीवी के इश्क में इतना दीवाना था कि खुद तक तो भूल चुका था। वो सच में एक खूबसूरत मकरूर शहजादा था और मीरब इसकी शहजादी थी जो उसकी बाहों की गिरफ्त में पुरसुकून बेफिक्र सोई हुई थी, जिसने अपने हाथ की कलाइयों को काट कर अपनी जान देकर इस शहजादे को अपनी जिंदगी में हासिल किया था, जिसने मौत को सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर देखा था, जिसने पहली नज़र में ही इस अकड़ू शहजादे पर अपना दिल हार दिया। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। तो मेरे प्यारी रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।